हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सभी का स्वागत है यार प्रैक्टिस सेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस सेशन देखने वाले हैं। आप लोगों को शानदार तरीके से यार पूरा कोशिश करूंगा कि इस प्रैक्टिस सेशन के थ्रू रिवाइज करवा दूं केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। क्वेश्चंस आते जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते जाएंगे। आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, फिर चेक करना है कि यार आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गलत कर रहे हो तो ये देखना है, उसका एनालिसिस करना है। तो यार मैं हर प्रैक्टिस सेशन के पहले यार ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिस सेशन के पहले बोलता हूं कि यार आप लोगों को एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पता होना कि आपके कौन से वीक टॉपिक्स हैं। तो यार ये कैसे पता चलेंगे? एक एक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाओ, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, फिर एनालिसिस करो कि यार कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे सही जा रहे हैं। ठीक है, और यहां से यार आपके वीक टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, यहां से आपके वीक टॉपिक्स मिलेंगे, और ये जो फिर वीक टॉपिक्स हैं, इन लोगों को ये टॉपिक्स हैं, आपको इनको पढ़ो आप नोट से एंड वीडियोस से। ठीक है, तो इस ऐसे आप लोग प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली यार आपकी बहुत शानदार प्रिपरेशन रहेगी। लेकिन ये एनालिसिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन वन। चलिए वीडियो पॉज करिए, अटेम्प्ट करो। Which of the following example shows the effect of catalyst on reversible reaction? भैया बताइए, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे देखो, है ना, ये हम लोग जो भी मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, ये हम लोग यार आगे भी ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम लोग आगे फ्यूचर में भी ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आप इतना समझ लीजिए कि यार क्या होता है। जैसे देखो, ये मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया, सपोज करो एनर्जी, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया रिएक्शन। ठीक है, ये है सपोज करो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ई आर इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये है सपोज करो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये हम लोग यार ग्राफ बाद में भी पढ़ेंगे, घबराना नहीं है उस ग्राफ से, पूरा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, है ना। अभी ये ले लो, ये रहा। ठीक है, तो सपोज करो ये आपका ग्राफ है, ये क्या है आपका? विदाउट कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये जो आपका ये गैप होता है, जो आपका पीक आया ना, ये जो पीक आया और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये जो गैप होता है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। ये हम लोग विदाउट कैटलिस्ट का ग्राफ बना रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप कैटलिस्ट ऐड कर देते हो तो यार ये पीक थोड़ा नीचे आ जाता है, ऐसे हो जाता है। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सेम रहती है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सेम रहती है, लेकिन पीक नीचे आ जाता है। पीक नीचे आने के कारण ये आपकी जो डिफरेंस है पीक से लेके एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तक, इसे मैं बोलता हूं ई ए डैश। अब ये क्या है? ई ए डैश, ये यहां लिखता हूं मैं, ई ए डैश। ये भी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ही है। लेकिन ये कब है? ये व्हाइट वाला ग्राफ कब है? आपका विद कैटलिस्ट। कब है? विद कैटलिस्ट। ये मैं जब यार आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में अच्छे से ग्राफ समझाऊंगा, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, एक्सोथर्मिक का, सभी का है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी? कैटलिस्ट वाली। कैटलिस्ट जब लेते हो तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है? वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को नहीं छेड़ता है, देखो सेम है दोनों में, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट को भी नहीं छेड़ता है। बस क्या करता है? कैटलिस्ट करता क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। बाकी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट सेम रहती है, बस एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और एक नया रास्ता देता है रिएक्शन को। देखो, इट गिव्स अ न्यू रिएक्शन पाथ विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये करेक्ट है। देखो, इट शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम इन राइट साइड, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट, ये मैंने लिखवा रखा है आप लोगों को, कैटलिस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर। ठीक है, बस ये है, ये करता है कैटलिस्ट। ठीक है, कोई राइट साइड कोई लेफ्ट साइड ऐसे कुछ शिफ्ट नहीं करता, बस जल्दी अचीव करने में हेल्प करता है और एक नया रास्ता देता है विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बाकी सारे यार ये गलत हैं। इट डिक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ऐसा कुछ भी नहीं करता है। इट डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा भी कुछ नहीं करता है। आंसर क्या है आपका? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं ये वाला ग्राफ आप लोगों को वापस सिखाऊंगा, है ना, जब आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आएगा। चलिए और देखो, ये करो। एट 1000 केल्विन द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन इज इतना, द वैल्यू ऑफ केसी
अच्छा बताइए क्या रिलेशन था केपी केसी में, याद आ रहा है? बिल्कुल याद आना चाहिए। के पी इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये होता था। बिल्कुल सही है। जरा ऐसा करो, डेल्टा एन जी निकाल दो इसका। डेल्टा एन जी तो निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो देखो ये गैस है, कितने मोल्स हैं? 3। ये गैस है, कितने मोल्स हैं? 1। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं? 4। माइनस रिएक्टेंट के, देखो ये गैस है, बिल्कुल कितने मोल हैं? 1। ये गैस है, कितने मोल हैं? 2। तो रिएक्टेंट साइड में कितने? 3 मोल्स है। 3। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? 1 आ गया। डेल्टा एन जी कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो केपी की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.05। केसी पूछा है भैया। आर टी, आर को आर ही रहने दो। देखो आप लोगों को ऑप्शन में आर को आर ही रहने दिया है। आर टेम्परेचर ले लो 1000 और डेल्टा एन जी कितना है? 1। ठीक है, तो केसी कितना आ गया? केसी आ गया आपका 5 अपॉन 1000, नहीं 5 नहीं, सॉरी 0.05 है ना, अपॉन 1000 आर, ये आ गया। ठीक, अब चाहो तो यार इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻⁻⁻, और आर को भी ऊपर ले जाओ तो r -1। ठीक है, ये हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। आंसर क्या आ रहा है आपका? 4th ऑप्शन। क्या आ रहा है? 4th ऑप्शन। ठीक है, और देखो भैया ये करो फॉर द रिएक्शन C सॉलिड प्लस CO2 इज गिविंग यू 2C, द पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस। अच्छा भैया करो, भैया वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, है ना यार। केमिकल इक्विलिब्रियम ज़्यादा मुश्किल चैप्टर होता नहीं है ना, आसान सा चैप्टर है। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी यार कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है भैया, क्या दे रहा है? 2CO गैस। बोल रहा है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, क्या क्या दे रखे हैं? देखो ये तो सॉलिड है, कार्बन तो सॉलिड है, इसको तो इग्नोर कर दो। CO का कितना दे रखा है? 2 ATM, और CO2 का कितना दे रखा है? 4 ATM। अब जरा केपी निकालो, तो केपी क्या होगा? पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट के अपॉन पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट के। अब देखो पार्शियल प्रेशर CO का और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो इसका स्क्वायर ले लो, अपॉन पार्शियल प्रेशर किसका? CO2, इसकी पावर कितनी? 1। ये तो इग्नोर है, सॉरी ये तो सॉलिड है, इसको तो इग्नोर करो। तो CO का पार्शियल प्रेशर कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन नीचे 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है? 1। 4th ऑप्शन। 4th ऑप्शन बहुत आसान है ना, आसान इक्वेशन बनते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेने का इसमें। चलो ये बताओ, विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल? बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे बिल्कुल काम हो जाएगा। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल? अगर आप ध्यान से देखो तो चारों ऑप्शंस में आप लोगों को डीकंपोजिशन दे रखा है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का। देखो सब टूट रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सब टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट रहे हैं, है ना, बिल्कुल टूट रहे हैं। अब ये बात बताइए मुझे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम बात करें तो हमें ये पता है कि यार के इक्विलिब्रियम क्या होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, हाँ या ना? बिल्कुल। अगर सपोज करो आपका के इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर के इक्विलिब्रियम बड़ा होगा तो ऑब्वियसली के फॉरवर्ड बड़ा होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। के इक्विलिब्रियम अगर बड़ा है तो आपका के फॉरवर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर के फॉरवर्ड बड़ा है तो रिएक्शन बताइए फॉरवर्ड जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। के फॉरवर्ड बड़ा है तो इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाह रही है तो, और इस पर्टिकुलर केस में मैं चारों अगर मैं ऑप्शन देखूं तो फॉरवर्ड में क्या है? डीकंपोजिशन है ऑक्साइड का। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहेगी इस पर्टिकुलर केस में तो जो आपका ऑक्साइड है वो लेस स्टेबल होएगा, हाँ या ना? बताइए, वापस सुनो। अगर के इक्विलिब्रियम बड़ा है तो मैं इतना बोल सकता हूं कि यार के फॉरवर्ड बड़ा होगा, है ना, तभी तो न्यूमरेटर बड़ा होगा तो के इक्विलिब्रियम भी बड़ा होगा। तो के इक्विलिब्रियम अगर बड़ा है तो के फॉरवर्ड बड़ा है, के फॉरवर्ड बड़ा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाना चाहिए, और अगर फॉरवर्ड में जाना चाहेगी तो ऑक्साइड टूट जाएगा, आपका ऑक्साइड लेस स्टेबल कहलाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है कि यार मोस्ट स्टेबल बताइए, कौन सा ऑक्साइड है सबसे ज्यादा स्टेबल? तो वो ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसकी वैल्यू, जिसके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सबसे छोटी होगी। क्यों? अगर सबसे छोटी होगी उसकी वैल्यू तो वो फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहेगा, फॉरवर्ड में नहीं जाना चाहेगा तो वो टूटेगा नहीं, तो वो क्या है? स्टेबल है।
आ रही है बात समझ में? तो सबसे छोटी वैल्यू लेनी है आपको। आपको क्या लेनी है? आपको क्या लेनी है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम। स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है आपको के इक्विलिब्रियम की। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? देख लो, यहाँ पे 16 पावर, यहाँ पे 30, 34, 33, सबसे छोटी कौन सी है? 16 वाली। तो आंसर हो गया आपका पहला ऑप्शन। आई बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम में। और करो, ये करो, बोल रहे फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन द वैल्यू ऑफ केपी अपॉन केसी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉर। अच्छा ठीक है भैया, ये भी बहुत आसान है। बिल्कुल, क्या रिलेशन था? केपी इक्वल्स टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब बोल रहा है केपी बाय केसी निकालो, है ना? ये केपी है, ये ऊपर जो छुपा हुआ है केपी है। ये क्या होगा? आर टी की पावर डेल्टा एन जी। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। अब अगर आपका डेल्टा एन जी मैक्सिमम होगा, सबसे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली ये रेशियो भी सबसे बड़ा होगा। और सिमिलरली अगर डेल्टा एन जी मिनिमम होगा तो आपका ये रेशियो केपी बाय केसी का रेशियो भी मिनिमम होगा। सारा दारमोदार किस पे आ चुका है? डेल्टा एन जी पे आ चुका है, क्योंकि आर और टी तो कांस्टेंट है। आर और टी तो कांस्टेंट है, करेक्ट? तो डेल्टा एन जी बड़ा तो रेशियो बड़ा, डेल्टा एन जी छोटा तो रेशियो छोटा। अब डेल्टा एन जी निकाल लो सब में, है ना? सबको गैस मानते हुए चलो, कुछ नहीं दे रखा तो सबको गैस मानते हुए चलो। डेल्टा एन जी निकालो, कैसे निकालोगे? देखो 2 और ये 1, तो क्या आ जाएगा? 2 - 1, तो क्या आ गया? 1। डेल्टा एन जी यहाँ पे निकालो, यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो ये कितना है? 3। तो ये कितना आ गया? अगेन -1 आ गया, ये -1 आ गया। अब ये निकालो डेल्टा एन जी, यहाँ पे कितना है? 4। सबको गैस मानते हुए चलो, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, तो ये कितना है? 2। तो डेल्टा एन जी कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पे देखो डेल्टा एन जी, यहाँ पे कितना है? 7, यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 3, तो कितना? 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 3। अब डेल्टा एन जी सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है? तो ये आपका मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, डेल्टा एन जी, और ये आपका मिनिमम आ रहा है। तो आंसर क्या है? मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? डी ऑप्शन में। मिनिमम कहाँ आ रहा है? बॉम्बे। आंसर क्या है? सेकेंड ऑप्शन। हाँ या ना? आसान है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए ये करो। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर। बताओ बताओ बताओ, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके अलावा और किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। यहां पे लिख लीजिए, लिख लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, नहीं डिपेंड करता। पार्शियल प्रेशर नहीं डिपेंड करता, पार्शियल प्रेशर पे भी नहीं करता है, किसी पे नहीं करता है। कैटलिस्ट नहीं करता है, किसी पे भी नहीं करता है। सिर्फ किस पे करता है? सिर्फ एक चीज पे करता है, टेम्परेचर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर, कि भैया टेम्परेचर उसने फिक्स कर रखा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है कि हम भी फिक्स रहेंगे, किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, हम चेंज नहीं होने वाले। डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, गलत। डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, गलत। डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये ट्रू है। सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो आंसर ये रहेगा। इट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक रिएक्शन के लिए वो फिक्स रहती है वैल्यू, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। चलिए और देखो, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो ये करो। अब देखो क्या बोल रहा है? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आपको ये दे रखी है, रिएक्शन क्या दे रखी है? देखो क्या दे रखी है? Br2, ये 2Br में टूट रहा है, ठीक है। आपको 500 केल्विन पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁻10, ठीक है, और 700 केल्विन पे इसकी वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁵। चलो अब बताओ। अब बोल रहा है रिएक्शन इज एंडो, एक्सो, फास्ट, स्लो। भैया बताओ, क्या इतना समझ में आ रहा है कि यार पहले 500 केल्विन था और अब 700 केल्विन है, तो टेम्परेचर बढ़ाया गया है, ठीक है।
पहले -10 था, अब -5 है। तो आपने सीधा सीधा जब टेम्परेचर बढ़ाया है तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीज हुई है। -10 से -5 गए हो, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हुआ है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है ना? के इक्विलिब्रियम की वैल्यू इंक्रीज हुई है टेम्परेचर बढ़ाने पे। क्या मैं के इक्विलिब्रियम को, यहाँ देखो, के इक्विलिब्रियम को मैं ये लिख सकता हूँ ना, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है ना? इसका मतलब आपका के इक्विलिब्रियम अगर बड़ा है तो मतलब के फॉरवर्ड बड़ा है, मतलब रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब लगाओ भैया ली चैटलियर प्रिंसिपल, आ रहा है कुछ याद? इतनी शानदार तरीके से पढ़ाया है आप लोगों को, ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाओ। उसमें ये बताया था आप लोगों को कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है और रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक कहलाएगी, है ना? एंडोथर्मिक में ये केस बताया था। एंडोथर्मिक में क्या होता था, टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाती थी। के फॉरवर्ड बढ़ रहा है, इसका मतलब कहां जा रही है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी। रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। देखो उसके बिना भी आप ये सोच सकते हो, जैसे देखो क्या है, ये Br2 है ना? तो और ये कैसे टूट रहा है, 2Br में टूट रहा है। तो बेसिकली ये जो Br और Br है, इसका आप बॉन्ड ही तो तोड़ रहे हो। जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो ही तो आप तोड़ रहे हो। तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस ही होता है, ध्यान रखना। एक बॉन्ड को आपको तोड़ना है तो ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक। और बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है, ये हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन है ये भैया एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या है आपका, एंडोथर्मिक। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही चलेंगे आप लोगों के केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब ये करो भैया, चलो ये करिए। पूरा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन दे रखी है एट 2000 केल्विन, सॉरी एट 2000 केल्विन इज इतना, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड 10 टाइम्स फास्टर एट द सेम टेम्परेचर। अंडरलाइन करते हुए चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। भैया अभी अभी क्या बताया कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डज नॉट डिपेंड ऑन अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट लेके आओ या नहीं लेके आओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी, सेम टेम्परेचर पे। यहां पे देखो सेम टेम्परेचर बोल रहा है, तो पहले जो वैल्यू थी 4 × 10⁴ अभी भी वो ही रहेगी। तो आंसर आपका थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दे रखी है 64। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। अब बताओ जरा, बताओ क्या होगा। अगेन भैया सेम फंडा लगाओ ना यार, कि देखो वो बोल रहा है वॉल्यूम चेंज कर दी हमने, है ना, वॉल्यूम चेंज कर दी आपने। तो अगर ये बताओ वॉल्यूम चेंज कर दी तो क्या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी? हाँ यार, कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है कि हम तो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, वॉल्यूम पे भी नहीं करते हैं, प्रेशर पे भी नहीं करते हैं, कैटलिस्ट पे भी नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहा, तो टेम्परेचर को आप क्या मानते हुए चलो, कांस्टेंट। टेम्परेचर को क्या मानते हुए चलो, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी। पहले भी 64 थी, बाद में भी 64 है। कुछ भी कर लो, वॉल्यूम बड़ा घटा लो, कॉन्सेंट्रेशन बड़ा घटा लो, प्रेशर कम ज़्यादा कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़े। 64 तो 64 एट सेम टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चलो भैया आगे चलो, ये करो। ये दे रखा है आपको, एक रिएक्शन दे रखी है, क्या बोल रहा है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A3 इज A मोल पर लीटर। इफ X इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम विल बी। अच्छा चलो सोचो, क्या बोल रहा है, A3, ठीक है, ये हो गया आपका 3A। ठीक है,
अब देखो 1 लीटर मानते हुए चलो, यहां पे देखो क्या दे रखा है, A मोल पर लीटर दे रखा है ना। आप 1 लीटर मानते हुए चलो, 1 लीटर अगर मैं ले लूं तो आपके पास A मोल्स हो जाएंगे ना। अगर मैं डिनोमिनेटर को 1 ले लूं तो आपके पास A मोल्स हो जाएंगे। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसके A मोल्स हैं, ऐसे समझ लीजिए। इसके तो कुछ नहीं होंगे, ये तो क्या है आपका, ये तो क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो हम नहीं लेके चल रहे हैं। अब x क्या है, आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने मोल्स में से होता है, 1 मोल में से। मतलब अगर 1 मोल होता तो आपका x मोल्स डिसोसिएट कर जाते। आपके पास A मोल्स हैं तो कितने मोल्स डिसोसिएट कर जाएंगे, AX मोल्स डिसोसिएट कर जाएंगे। तो इनिशियल A मोल्स प्रेजेंट थे, डिसोसिएट कितने कर गए, AX, तो बचे कितने, A माइनस AX। आ रहा है समझ में। ये क्या है, जो रिएक्ट हो गए हैं या फिर जो डिसोसिएट हो गए हैं। और ये क्या है, पूरा जो बच गए हैं। ये क्या है, पूरा जो बच गए हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, इसका 1 मोल टूटता है तो इसके 3 मोल्स बनते हैं। इसका AX मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3AX मोल फॉर्म होएगा। तो अगर आपसे कोई टोटल मोल्स पूछे तो टोटल मोल्स क्या हैं, ऐड कर दीजिए, A माइनस AX प्लस 3AX। तो आंसर क्या आ रहा है, A प्लस 2AX। आंसर क्या आ रहा है, डोंकी, है ना। आज जी आंसर क्या आ गया, ये बहुत आसान है बिल्कुल। अरे यार x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितने में से मोल्स में से होते हैं, 1 मोल में से। तो 1 मोल का अगर x डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो A मोल्स अगर मैं ले लूंगा तो कितना डिसोसिएट होंगे, AX। इनिशियली लेके आए हो आप A मोल्स, AX उसमें से डिसोसिएट या रिएक्ट हो गए तो बचे कितने, A माइनस AX। और स्टोइचियोमेट्री से मैंने वहां पे 3AX लिख लिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करे हैं हमने, है ना। चलो अब ये करो, the dissociation of CO2 can be expressed as इतना, if 2 mole of CO2 is taken initially and 40% of the CO2 is dissociated completely। अच्छा भैया, what is the total moles at equilibrium। चलो करो वीडियो पॉज, देखें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कैसे। रिएक्शन लिख लो, 2CO2, ठीक है, ये दे रहा है आपका 2CO प्लस O, ठीक है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे इसके 2 मोल है, ठीक है भैया, इसके 2 मोल है, इसके कुछ नहीं है, इसके कुछ नहीं है। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होएगा। इसका क्या होगा, 2 माइनस, देखो स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 है, तो उसको 2x करो, इसको 2x करो, ठीक है ना। और यहां पे क्या आ जाएगा आपका, देखो यहां पे 2 है, यहां पे भी क्या है 2, तो यहां पे भी 2x कर दो और यहां पे x कर दो। स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से चलो, सीधा सीधा स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से चलो। अब देखो हमें ये पता है कि ये क्या होते हैं, रिएक्टेड होते हैं, हाँ या ना, रिएक्टेड या फिर डिसोसिएटेड। अब देखो आपको x निकालने का तरीका बोलेगा, बताएगा वो क्वेश्चन में। तो देखो क्या बोल रहा है, 40% ऑफ द CO2 इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली, इज डिसोसिएटेड कंप्लीटली, ठीक है। मतलब 40% क्या कर गए हैं, रिएक्ट कर गए हैं। तो 40% निकाल लो, किसका, इनिशियल का। इनिशियल कितने हैं, देखो इनिशियल यहां पे कितने हैं, 2 मोल है। इनिशियल कितने हैं, 2 मोल है, तो 40% निकाल लो जरा 2 मोल का। कैसा आएगा, 40/100 इंटू 2, तो 0.8 मोल रिएक्ट कर गए हैं, हाँ या ना, 0.8 मोल रिएक्ट कर गए। तो लेके कितने मोल्स आए थे, 2 मोल, रिएक्ट कितने कर गए, 0.8, तो बच कितने गए, बच कितने गए, 3.2, सॉरी 3.2 नहीं 1.2। अरे 2 मोल लेके आए थे, 0.8 रिएक्ट कर गए, तो बचे कितने, 1.2 मोल लेफ्ट। अब अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 0.8 रिएक्ट करें तो इसके 0.8 मोल बनेंगे और इसका 0.4 मोल बनेगा, आधा बनेगा स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से। तो अगर टोटल मोल्स बोले तो कितने हो गए, कितने हो गए, 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.4, कितना आ गया, 2.4। आंसर क्या है, आंसर क्या है, पहला ऑप्शन। क्लियर है। आपको इनिशियल चीजें करनी है, उसके बाद हिंट देगा कि भैया 40% रिएक्ट कर गया, किसका, इनिशियल का। इनिशियल कितना था, 2 मोल, तो निकाल लिया यार 40% 2 मोल का, 0.8 मोल्स रिएक्ट कर गए, उससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, और करो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है, 20 लीटर वेसल, ठीक है, इनिशियली 1 मोल ऑफ CO2 इज प्रेजेंट। अच्छा ठीक है, देन फॉर द इक्विलिब्रियम इतना। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, पहले चलो रिएक्शन लिख लेते हैं ना, पहले चलो रिएक्शन लिख लेते हैं। यहां देखिए क्या रिएक्शन है, CO प्लस H2। अब देखना इसमें आप नई चीज सीखोगे, CO2 प्लस H2। अब देखना इसमें रिएक्टेंट भी दे रखा है, 1 मोल हर किसी का प्रेजेंट है। किस किसका, CO का प्रेजेंट है 1 मोल, H2O का प्रेजेंट है 1 मोल, और CO2 का भी प्रेजेंट है 1 मोल। हाँ या ना, बिल्कुल सही है। देखो प्रोडक्ट भी आ चुका है इस बार, 1 मोल CO2 का भी प्रेजेंट है। कुछ समय के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अब ये चीज आपको मैंने सिखाई है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करती है, रिएक्टेंट्स कम होना स्टार्ट होते हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ना स्टार्ट होते हैं। रिएक्टेंट खुद में रिएक्ट करेगा और वो कम होते जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म होते जाएगा। तो यहां पे क्या लिखो, 1 - x, मतलब कुछ कम हो गया रिएक्टेंट। ये भी रिएक्टेंट है तो ये कुछ कम हो गया। प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो मतलब 1 + x। देखो स्टोइचियोमेट्री हर जगह 1 है, तो 1 + x। प्रोडक्ट में हमेशा प्लस लगाया करो क्योंकि वो फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है। और यहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब देखो आप लोग ऑप्शन क्या बोल रहा है। अब ऑप्शन से चलो, देखो देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, H2 मोर देन 1 मोल, ऐसा कुछ भी नहीं है। H2 मोर देन 1 मोल ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते। हमें क्या पता है x क्या है, हमें x निकालने की उसने ट्रिक ही नहीं दी है, कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है। तो x के बारे में मैं नहीं बता सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि 1 से वो ऊपर ही आएगा या कम आएगा, नहीं, ये नहीं बोल सकता। अच्छा ये देखो, CO H2O एंड H2 लेस देन 1। अच्छा भैया ये सोचो, ये बिल्कुल लग रहा है ना, ये एक तरीके से मेरे को सही लग रहा है। कैसे, क्योंकि देखो आप CO को ध्यान से देखो तो 1 माइनस समथिंग कर रहे हो तो 1 से तो छोटा आएगा, 1 माइनस समथिंग कर रहे हो तो 1 से तो छोटा आएगा, है ना। और H2 भी आपका जनरली 1 से छोटा ही आएगा, है ना। वैसे H2 के बारे में हम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन CO और H2O को तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि 1 से वो छोटे होंगे, क्योंकि मैं उसमें से कुछ माइनस कर रहा हूं। यार इनिशियली अगर आपके जो रिएक्टेंट थे 1 मोल थे, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वो कम होंगे ना, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। अच्छा और देखो, CO2 एंड H2O बोथ मोर देन 1, ये गलत है। CO2 के बारे में मैं बोल सकता हूं मोर देन 1, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। इनिशियली अगर उसका 1 मोल था तो अब वो कुछ बनेगा, आगे बढ़ेगा, है ना, तो वो 1 मोल से बड़ा ही होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन H2O के बारे में नहीं बोल सकता, H2O तो 1 मोल से कम जाएगा क्योंकि वो रिएक्टेंट है, तो ये भी गलत है। ऑल ऑफ दीज तो वैसे ही गलत हो गया, तो आंसर क्या है आपका, सेकंड ऑप्शन। तो इस तरीके से बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, चलो अब ये करिए, करो। क्या बोल रहा है, 4 मोल ऑफ PCl5 आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ क्लोज कंटेनर इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर PCl5 इज 0.5, देन कैलकुलेट टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। चलो रिएक्शन क्या होती है, PCl5 ये टूट रहा है PCl3 प्लस Cl2, टाइम t = 0 पे इसके 4 मोल हैं। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है आपको, 0.5 दे रखा है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमेशा 1 मोल में से निकाला जाता है। तो मतलब अगर 1 मोल होता PCl5 तो इसमें से 0.5 मोल डिसोसिएट कर जाता। लेकिन अगर 4 मोल है PCl5 का तो कितना कर जाएगा, 4 × 0.5, मतलब 2 मोल डिसोसिएट कर जाएंगे। किसके, PCl5 के। लेके कितने आए हो, 4 मोल, उसमें से 2 मोल टूट गए तो बचेंगे कितने, 2 ही मोल, मतलब 4 लेके आए थे, 2 उसमें से रिएक्ट कर गए। अब अगर ये 1 मोल टूटता है तो ये 1 बनता है, ये 1 बनता है। अगर ये 2 मोल टूट रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, तो ये 2 मोल बनेंगे
और ये 2 मोल बनेंगे और ये भी आपका 2 मोल बचेगा। तो टोटल मोल्स दिख रहे होंगे आपके 2 2 2, तो टोटल मोल्स कितने हो गए 6 मोल। हाँ या ना? सेकेंड ऑप्शन क्लियर। और करो आगे, चलो ऐसे करो। A moles of PCl5 undergoes thermal decomposition as इतना, the mole fraction of PCl3 at equilibrium is 0.25 and the total pressure is इतना। partial pressure of Cl2 is, अब यहां पे देखना कुछ नई चीज सीखोगे। सोचो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो यार, करो भैया, तब तक हम इक्वेशन लिखते हैं, है ना। ये गैस में होता है, PCl3b गैसियस, Cl2b गैसियस, ठीक है। सोचो, यहां पे अब कुछ और फंडा लगेगा आपका, बिल्कुल कुछ और फंडा लगेगा। क्या लगेगा? आपको देखो क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन PCl3 का दे रखा है, कितना दे रखा है 0.25 दे रखा है, ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा, टोटल प्रेशर भी आपको दे रखा है, P टोटल कितना दे रखा है 2 atm दे रखा है, 2 atm दे रखा है। तो ये बात बताइए कि मैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, याद है कुछ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, क्या उससे मैं ये कह सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 इनटू P टोटल? क्या मैं ये बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। मोल फ्रैक्शन कितना है 0.25, टोटल प्रेशर कितना है 2, तो पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है 0.5 atm, किसका आया है PCl3 का, है ना। पार्शियल प्रेशर PCl3 का इतना है, ये पार्शियल प्रेशर किसका है PCl3 का, ठीक है। अब आपसे PCl3 का तो नहीं पूछा है, आपसे किसका पूछा है Cl2 का पूछा है, आपसे किसका पूछा है Cl2 का पूछा है। कैसे निकालोगे Cl2 का? सोचो, अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लो ना आप, तो ध्यान से सुनना। सपोज करो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे मैं इसका कोई सा भी रैंडम प्रेशर मान लेता हूं, कोई भी रैंडम प्रेशर मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसका सपोज करो मैंने P प्रेशर मान लिया, सुनना, ये कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा और PCl5 का प्रेशर कम होगा। सपोज करो मैंने X से, या सपोज करो A से कम हो गया, A से कम हो गया, मुझे पता है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1। अगर A से ये कम हुआ है तो ये A से बना होगा और ये भी A से बना होगा। तो क्या इतना दिख रहा है आपको कि जो आपका प्रेशर PCl3 का आया वही प्रेशर आपका Cl2 का आया? क्या ये दिख रहा है आपको? देख पा रहे हो ना, दोनों का AA आया है। तो यहां से मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं कि पार्शियल प्रेशर PCl3 का इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर Cl2 का, क्योंकि दोनों का क्या आएगा AA आएगा। तो जब मैं आपका PCl3 का ऑलरेडी निकाल चुका हूं, इसका मतलब PCl2 का भी निकाल चुका हूं, Cl2 का भी पार्शियल प्रेशर निकाल चुका हूं, विच इज व्हाट 0.5 atm ओनली। सेम आना है दोनों का, क्योंकि यहां पे देखो स्टोइकियोमेट्री 1:1 है, इसलिए ही सेम आएगा। अगर स्टोइकियोमेट्री अलग हो जाती तो उस रेशियो में आता, लेकिन यहां पे स्टोइकियोमेट्री सेम है, ठीक है। चलिए और करो भैया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमको दिमाग चला के। हाँ भैया देखो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए एक। अब ये करो, इन केमिकल इक्विलिब्रियम दे रखा है, व्हेन 1 मोल ईच ऑफ द 2 रिएक्टेंट आर मिक्स्ड 0.4 मोल ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सोचो भैया क्या है ये आपका, जैसे देखो A प्लस B रिएक्ट्स टू फॉर्म C प्लस D, टाइम t इक्वल्स टू 0। बोल रहा है एक एक मोल है दोनों के दोनों रिएक्टेंट का, इसका भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ठीक है। इनके तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रखा तो कुछ नहीं लिखा। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इसका x कम हुआ, इसका भी x कम हुआ, इसका x बनेगा, इसका भी x बनेगा, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री हर जगह 1:1 है, तो मैंने सीधा x से कर लिया। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि भैया 4 मोल ईच ऑफ द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। हाँ भैया, तो प्रोडक्ट की आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि 4 मोल है, हमारे हिसाब से क्या है x, तो इस x की वैल्यू कितनी है 0.4 मोल, x की वैल्यू कितनी है 0.4। तो 1 मोल लेके आए थे, 0.4 रिएक्ट कर गया तो बचे कितने 0.6, इधर भी कितने बचे 0.6। अब कैसे निकाल लो,
कैसे निकालोगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सबकी स्टोइचियोमेट्री भी क्या है? 1 1 है, तो 0.4 इंटू 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 0.6, तो ऊपर क्या आ रहा है? 4 इंटू 4 अपॉन 6 इंटू 6, तो देखो क्या बन रहा है? 2 3 2 3, तो क्या बन रहा है? 4/9, है ना? 4/9 आंसर क्या आ गया आपका? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलो भैया, वीडियो पॉज कर रहे हो ना, अटेम्प्ट कर रहे हो ना, करते चलो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है। 1.5 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन वर प्लेस्ड इन अ सील्ड 10 लीटर कंटेनर मेंटेन्ड इतना एट इक्विलिब्रियम 1.25 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन वर लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, सोचो जो बोल रहा है ना, वो अगर लिखते जाओगे तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं लगेगी, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं लगेगी। जैसे टाइम t इक्वल्स टू 0, इसका 1.5 मोल है, इसका भी 1.5 मोल है। ठीक है, मोल्स लेके चलो, है ना, कॉन्सेंट्रेशन बाद में लेंगे उसे। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इसका कुछ कम हो जाएगा x, इसका भी कुछ कम हो जाएगा x, यहां पे क्या 2x बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे स्टोइचियोमेट्री 2 है, तो यहां पे 2x बन गया। अब इतना लिखने के बाद वो आपको हिंट देगा x निकालने की, बिल्कुल देगा, देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाना है उसे। तो अब क्या बोल रहा है देखो, एट इक्विलिब्रियम 1.25 मोल ईच ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन वर लेफ्ट। हमारे हिसाब से इतने बचे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 माइनस एक्स की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? 1.25, तो एक्स कितना आ रहा है? 0.25। तो आपके अब पिक्चर क्या बन चुकी है? देखो पिक्चर क्या बन चुकी है, पिक्चर ये बन चुकी है, वापस लिखते हैं ये इक्वेशन, देखो ठीक है। इक्विलिब्रियम पे 1.25 मोल इसका बचा है, मोल 1.25 मोल इसका बचा है, और देखो इसका कितना फॉर्म हुआ है? 2x फॉर्म हुआ है, मतलब 2 इंटू 0.25 विच इज 0.5 मोल इसका फॉर्म हुआ है। अब मोल वोल नहीं, क्या निकालो? कॉन्सेंट्रेशन निकालो, है ना, क्योंकि केसी क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो। टाइम टी इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे मोल्स हमें पता है, वॉल्यूम हमें दे रखी है कितनी? 10, तो ये कॉन्सेंट्रेशन निकल गई। ठीक है, मोल्स हमें पता है, वॉल्यूम हमें दे रखी है 10, मोल्स हमें पता है, वॉल्यूम हमें दे रखी है 10। अब निकाल लो केसी, अब निकालो केसी। केसी क्या होगा? एच आई की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, मतलब 0.5 अपॉन 10 का स्क्वायर अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये 1.25 बाय 10 इंटू 1.25 बाय 10। इसे सॉल्व कर लेना, आपके पास KC आ जाएगा, आपके पास KC आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने हैं हमको। ठीक है, और करो भैया, ये करो। क्या बोल रहा है? फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस क्या रहेंगी? फेवरेबल कंडीशंस क्या रहेंगी? सोचो, सोचिए भैया। क्या आपको हीट एनर्जी प्रोडक्ट साइड में ऐड करा रखी है उसने? बिल्कुल। कभी भी वो प्रोडक्ट साइड में हीट एनर्जी ऐड कराता है तो इसका मतलब प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। क्या है? एक्सोथर्मिक। अब बोल रहा है फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? पहले ये बताओ। फेवरेबल कंडीशंस का मतलब है कि आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है, आपको रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है, फेवरेबल कंडीशंस का ये मतलब है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो रिएक्शन कहां जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो रिएक्शन कहां जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो मुझे टेम्परेचर क्या रखने हैं? कम, मतलब लो टेम्परेचर। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बचा। अब प्रेशर का क्या सोचोगे? प्रेशर का कैसे सोचोगे? अब प्रेशर का आप लोगों को क्या सोचना है? मोल्स से सोचना है ना। सपोज करो हम लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया, सपोज करो, एक रैंडम लेके चल रहा हूं मैं, सपोज करो प्रेशर बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया तो क्या आपके मोल्स भी इंक्रीज होंगे? बिल्कुल, पीवी इक्वल टू एनआरटी से।
पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, तो आपके मोल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। अब रिएक्शन क्या बोलेगी कि भैया गलत बात है, इस तरफ जाओ जहां पे मोल्स कम हो रहे हैं, तो मोल्स कम कहां हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, फॉरवर्ड में चले गई, तो मतलब हाई प्रेशर्स आर रिक्वायर्ड एंड लो टेम्परेचर। और कैटलिस्ट तो दे ही दो भैया, कैटलिस्ट से तो क्या होगा, फटाफट से अचीव हो जाएगा इक्विलिब्रियम, है ना, तो कैटलिस्ट तो ले ही आओ, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करिए, द रिएक्शन इन विच यील्ड ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट, इधर अंडरलाइन कर दो, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर, मतलब जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, है ना, तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाए। ये चीज मैंने आपको सिखाई है कि अगर मान लो डेल्टा एन जी जीरो आ गया, डेल्टा एन जी जीरो आ गया, मतलब डेल्टा एन जी जीरो आते से ये प्रेशर का नो इफेक्ट, प्रेशर नो इफेक्ट। तो ये देख लो सीधा सीधा डेल्टा एन जी जीरो कहां है, दिख गया होगा यार, अब तक तो दिख गया होगा, कहां है, सेकंड ऑप्शन में देखो ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 1 मोल, तो डेल्टा एन जी सर क्या आएगा आपका 2 - 2 विच इज व्हाट 0, तो आंसर क्या आ गया सेकंड ऑप्शन। डेल्टा एन जी जीरो आ गया तो प्रेशर का कुछ भी इफेक्ट नहीं, प्रेशर बढ़ाओ घटाओ कुछ फर्क नहीं पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़े। चलो अब ये चलो ये करो, ये करो, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड कंटेनर एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपको इक्विलिब्रियम दे रखा है। When a Cl2 is added to the equilibrium mixture, आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, आप एक प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, Cl2 क्या है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऐड करने पे की रिएक्शन क्या जाती है, कहां जाती है, ली चैटले प्रिंसिपल लगाओ, ली चैटले प्रिंसिपल लगाओ, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या सिखाया था कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन क्या बोलेगी, बहुत गलत बात है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम करो, अपोज करना है उसे, कम करो, कम करो, तो कहां जाओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ, कहां जाओ, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ, तो रिएक्शन मूव कहां करने वाली है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब देखते जाओ, देखते जाओ, बोल रहा है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट रहेंगे, क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 Cl2 एंड SOCl2 चेंज, बिल्कुल ट्रू है, ये चेंज होगी, क्यों, क्योंकि रिएक्शन पीछे जाने लगेगी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी, तभी तो होता है। ली चैटले प्रिंसिपल आपका काम करेगा, आपका पीछे जाएगी रिएक्शन, तो पीछे जाएगी तो SOCl2 पीछे जाएगी ना रिएक्शन, तो SOCl2 बढ़ने लगेगा और SO2 और Cl2 घटने लगेगा, ठीक है। अब देखो Cl2 इज फॉर्म्ड इन मोर अमाउंट, ये फॉल्स है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, तो SOCl2 बनेगा, Cl2 नहीं, SO2Cl2, सॉरी SO2Cl2 बनेगा, बैकवर्ड जा रही है ना रिएक्शन, तो ये गलत है। अब और क्या है, concentration of SO2 decreases and that of SO2Cl2 increases, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि SO2 कम होगा क्योंकि रिएक्शन पीछे जा रही है और SO2Cl2 बढ़ेगा, सही बात है, रिएक्शन पीछे जा रही है, तो ये भी आपका ट्रू है, तो आंसर क्या है, A एंड C, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो और करो, ये करिए, 1 mole of N2O4 in 1 liter flask decomposes to attain this equilibrium. At the equilibrium, the mole fraction of NO2 is 1/2. अच्छा भैया, Kc की आपको बोल रहा है कि क्या रहेगा, Kc क्या रहेगा, सोचो 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 सोचो, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, किसकी, NO2 की। देखो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, N2O4, ठीक है, गैस में इज गिविंग यू 2NO2 गैस, ठीक है भैया, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है आपको कि कितने मोल से, मोल फ्रैक्शन दे रखा है, अच्छा ठीक है, देखो टाइम t = 0 पे इसके 1 मोल है, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ये 1 - x हो जाएगा और ये 2x बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 है। अब आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा x निकालने के, तो दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन NO2 का कितना है, हाफ, तो मोल फ्रैक्शन NO2 का मैं क्या लिख सकता हूं, NO2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। तो देखो NO2 के मोल्स कितने हैं, 2x, टोटल मोल्स कितने हैं, ऐड कर दो, 1 - x + 2x, तो ये क्या आ गया, 1 + x, ये आ गया
1 प्लस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हाफ दे रखी है। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं ना, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 4x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, तो x आ रहा है यहाँ से 1/3, x आ रहा है आपका 1/3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, केसी बता दो, केसी बता दो। तो देखो पिक्चर क्या हो चुकी है, अब पिक्चर क्या हो चुकी है, N2O4 ये जा रहा था 2NO2 में, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हो गए, इसके है 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 1/3, मतलब इसके 2/3 मोल्स है, और इसके 2x मतलब इसके भी 2/3 मोल्स है। बिल्कुल सही है। अच्छा मोल्स नहीं, कॉन्सेंट्रेशन केसी निकालना है ना, तो देखो आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 1 लीटर दे रखी है, देखो यहाँ पे 1 लीटर वॉल्यूम दे रखी है, तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, करो तो 2/3/1, तो ये उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, इसकी भी 2/3 कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी हो गई। अब निकालो केसी, केसी क्या रहेगा, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर अपॉन 2/3 विच इज व्हाट 2/3, है ना। चलो आंसर क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन। आंसर क्या आ चुका है, थर्ड ऑप्शन आ चुका है। क्लियर है, कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए आगे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो। चलिए करिए करिए करिए, सोचो भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन इज एट टेम्परेचर T इज इतना, द Kc फॉर द रिएक्शन। अच्छा चलो निकालो, देखो क्या है आपका N2 प्लस O2 रिएक्ट टू गिव 2NO, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है K इक्विलिब्रियम की 4 × 10⁻⁴। पूछ किसकी रहा है, पहले उल्टी कर दो रिएक्शन, देखो NO इधर प्रोडक्ट साइड में और इधर रिएक्टेंट साइड में, तो उल्टी करो, उल्टी करेंगे रिएक्शन, तो 2NO ये दे रहा है N2 प्लस O2, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, जो K डैश आया, जब रिएक्शन उल्टी करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल में चले जाते हैं, तो 1/4 × 10⁻⁴ आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अब क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे जो पूछा है वहां पे यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो क्या करो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, कैसे बनेगी, ये NO आएगा और ये हाफ N2 प्लस हाफ O2, तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा K डबल डैश मान लो, इसको हाफ को आप किधर ले जाओ, पावर में ले जाओ, इसको आप पावर में ले जाइए, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 × 10⁻⁻²। ठीक है, -2 को ऊपर ले जाओ, तो -2 को ऊपर ले जाओगे तो वो बन जाएगा 10⁻²/2, मतलब 100/2 50। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये करो, अब बोल रहा है 1.1 मोल ऑफ A mixed with 2.2 mole of B and the mixture is kept at 1 liter flask and the equilibrium is इतना अच्छा चलो भैया करो यार, अटेम्प्ट करो 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 करो, सोचो क्या बोल रहा है, A प्लस 2B रिएक्ट टू फॉर्म 2C प्लस D। देखो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जहां पे भी 1 लीटर आ जाता है ना, तो वहां पे मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाती है, तो आप लोग मोल्स ही लेके चलो स्टार्टिंग से, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के ही बराबर है, 1 लीटर है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना मोल है 1.1 मोल, यहाँ पे कितना मोल है 2.2 मोल, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम अचीव होगा 1.1 माइनस एक्स 2.2 माइनस 2x, यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितनी है 2 है, यहाँ पे भी कितनी है 2, तो ये 2x बनेगा, और यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे x बनेगा। अब x निकालने की हिंट दे रखी होगी, क्या दे रखी है क्वेश्चन में, देखो बोल रहा है इफ एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड, मतलब इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.2, मतलब 2x की वैल्यू कितनी है 0.2, x की वैल्यू कितनी है 0.1। सही है। अब क्या पिक्चर बन गई, A प्लस 2B इज गिविंग यू 2C प्लस D, टाइम T इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे x की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये कितना बचेगा 1.1 माइनस 0.1, इसका 1 मोल हो जाएगा, 2.2 माइनस 2 × 0.1, तो इसके 2 मोल हो जाएंगे,
ठीक है, इसका 0.2 मोल हो जाएगा और इसका 0.1 मोल हो जाएगा, हाँ या ना। अब केसी बोल रहा है क्या करें, देखो ये मोल है ना, मोल ही लेके चलो, क्योंकि 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर में मोल और कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाती है। ठीक है, तो केसी क्या आएगा, देखो सी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू डी की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो कितना आ रहा है, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.1 अपॉन बी कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो ये ऐसे करो, ये आ जाएगा 10⁻³ और एक काटा पीटी कर दो, तो आपका केसी कितना आ रहा है, 10⁻³ मतलब 0.001। आंसर थर्ड ऑप्शन, आंसर थर्ड ऑप्शन। बताइए आया समझ में? बहुत आसान है, बहुत आसान है चीजें, है ना। चलो भैया यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर ली है, पूरा वीडियो ढंग से देखा होगा आप लोगों ने, तो जरूर आप लोगों को कुछ कुछ आपके वीक टॉपिक्स पता चले होंगे। अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा ढंग से तो वीक टॉपिक जरूर पता चले होंगे। इनको आप लोगों को देखना है, वीक टॉपिक्स को पता लगाना है और उनको फिर नोट्स और वीडियो से वापस रिवाइज करना है, ताकि ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस सेशन कर लिया है, नेक्स्ट आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिस सेशन आने वाला है। ऑलराइट, चलिए फिर अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।